तो महाडिबेट में आज बात सिरप की। सिरप जो बीमारी ठीक करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब वही सिरप जानलेवा बन जाए तो सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे सिस्टम पर उठते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। सबसे बड़ा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहा, जहां 26 मासूमों की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और सिरप की बिक्री और क्वालिटी को लेकर नियम और सख्त कर दिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हम यही समझेंगे कि क्या ये नया नियम वाकई सिस्टम को सुरक्षित बनाएगा या फिर सवाल अभी भी जस के तस रहेंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। दवा नियमों में बड़ा बदलाव एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिरप में थोड़ा कैफीन वगैरह आता है, तो लोग नशे के लिए बहुत यूज करते थे। बिना पर्ची नहीं मिलेगा सिरप। हम ये भी चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ पेपर्स पे ना रह जाए, ग्राउंड पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट अपने लेवल पे भी इस पे काम करें और सरकार भी देखे कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। केंद्र सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 की अनुसूची के में बड़ा बदलाव किया है। अब सिरप आधारित दवाओं को उस छूट वाली सूची से हटा दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे दवाओं की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर सख्त निगरानी होगी। नए नियमों के तहत अब सिरप केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी ही बेच सकेंगी। डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी, रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा और ड्रग इंस्पेक्टर औचक निरीक्षण करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक सिरप दवाओं में कई केमिकल और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। जरा सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। 2022 और 2023 में भारतीय कफ सिरप पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठे थे। कुछ देशों में बच्चों की मौत के बाद भारत में भी जांच तेज हुई और फिर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 26 बच्चों की मौत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। सरकार का कहना है कि नए नियमों से दवा सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल है कि पहले क्यों सिस्टम नहीं जागा। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ नियम बदलने से दवा बाजार सुरक्षित हो जाएगा। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आखिर नियम जरूर बना दिए गए, बदलाव किया गया है और अब केमिस्ट सीधे तौर पर या बगैर पर्चे के कोई भी सिरप, कफ सिरप नहीं बल्कि कोई भी सिरप ऐसे नहीं दे सकेंगे। दरअसल छिंदवाड़ा में जो मामला सामने आया था, 26 लोगों की जान गई थी और ये इस बने नियम का सबसे बड़ा आधार भी बना है। इससे पहले राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया था और भारतीय दवाइयों पर सवाल विदेशों में भी उठे थे। इसके बाद कुछ और नियम भी कड़े किए गए थे, लेकिन अब ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो दवाई हैं उनके रिटेल स्टोर पर या मेडिकल स्टोर पर सेल आउट को लेकर है। चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी हैं, चेयरमैन हैं न्यू एथिकल प्रोफेशनल एसोसिएशंस, और जितेंद्र धाकड़ जी हैं, अध्यक्ष भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन से। डॉक्टर लवलीन मंगला जी हैं, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन से। ज्योति पटेल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बीजेपी प्रवक्ता। तो नियमों में बदलाव हुआ है। सबसे पहले जितेंद्र धाकड़ जी, आपके पास ही आऊंगा मैं। जितेंद्र धाकड़ जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहां पर फिर केमिस्ट की ही हो जाती है। आपके एसोसिएशन से जुड़ा पूरा मामला है। अगर केमिस्ट दवाई देता है तो फिर हमने अभी भी देखे बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी भी बहुत सारी दवाइयां सीधे आप नहीं ले सकते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन जाइए आप और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां भी ले लीजिए आराम से। जितेंद्र धाकड़ जी, शायद जितेंद्र धाकड़ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम व्यास जी, बड़ा नियम बदला है, सरकार ने बदला, बहुत अच्छी बात है। अच्छी मंशा के साथ सरकार ने यह बदलाव किया है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना होगा, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होगी। निश्चित रूप से सरकार तो पूर्व से मॉनिटरिंग करते है, ये कार्रवाई करते हैं। इसीलिए तो ये आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कई सारे ग्रामीण अंचल थे जिसमें इस तरह के सिरपों को बेतहाशा यूज किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि 2025 में लगभग 4 आरोपी पकड़ाए थे उस समय,
1500 के आसपास सिरप्स पकड़ाए थे। 2024 में 2 बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें 7 लाख से ज्यादा के सिरप्स पकड़ाए थे। तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, लगातार कार्रवाई की गई, लगभग 12 करोड़ के सिरप्स पकड़ाए। और ये सभी जो सूचनाएं है ये केंद्रीय स्तर पर जा रही थी। तो मुझे लगता है और इसके पूर्व में जब विदेशों में सिरप्स भेजे गए थे तब भारत सरकार ने एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस जारी किया था ताकि जो सर्टिफिकेट्स हो उसके बाद ही सिरप्स बाहर जाए। और प्रदेश की स्थिति ये थी, आप देख चुके हैं ना, छिंदवाड़ा में सिरप बना था, सिरप दूसरे राज्य में बना था और उसके बाद में यहाँ पर किस तरह से उसका यूज और किस तरह से उसमें बच्चों की हानि हुई। तो सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है कि उपलब्धता तो सुनिश्चित रहे, बनी रहे, लेकिन उसके साथ में यहाँ सवाल प्रेमव्यास जी ये भी है ना, ऐसा सिस्टम जो आपका हेल्थ सिस्टम, उसके भी बीच में बड़ा एक खेल था, बड़ा परसेंटेज वाला, और उस आधार पर वो दवाइयां वहां पर सप्लाई की गई, उनकी क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं की गई। तो बहुत स्तर पर आपको यहां पर समझना होगा, देखना होगा, मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। प्रेमव्यास जी तय की गई है। और आप इसके पहले देखेंगे तो लगभग हमने 500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र, उसके बाद में टोल फ्री नंबर, उसके बाद में आप आज ऐप के जरिए, उमंग ऐप के जरिए देख सकते हैं कि कहां पर उपलब्धता है उन सिरप्स की। तो मुझे लगता है नॉन सर्टिफाइड जगह से अगर मिलेगी, बेतहाशा उसका यूज होगा। और उसके पहले चाहे वो नॉरएड्रेनालिन हो, हिपारिन हो, डोपामिन हो, इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी। तो सरकार ने तो समय समय पर, हम तो कह रहे हैं कि हर तरह से नशे पर पाबंदी हो, जो आवश्यक सिरप्स है वो सर्टिफाइड दुकानों से ले। और इसके पहले छिंदवाड़ा में भी एडवाइजरी जारी करके कहा गया था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जो तय पैमाने के अनुसार डोज है, उस डोज को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर तय सीमा से ज्यादा डोज जाता है, अगर अवैध दुकानों से उसकी पर्ची खरीदी बिक्री होती है और उसका कंजप्शन होता है, तो उसका डोज भी बदलता है और उस डोज बदलने के कारण शरीर में कई सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं। तो एक अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा निर्णय। देखना होगा आप अमली जामा कैसे पहना पाते हैं अपने स्टेट में। ज्योति पटेल जी, जिस मशीनरी पर जिम्मेदारी ऐसे लागू करवाने की, या कहें कि वाकई कहीं रूल्स ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्रग कमिश्नर हो गया, जिनके नेतृत्व में ये पूरी चलती है, प्रोसेस चलती है, वहां तो करप्शन गहरे तक बैठा हुआ है। दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। परंतु सवाल तो अब भी वही है ना कि नियमों की कमी थी या उन्हें लागू करने वाली नियत की कमी थी। क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में तो स्पष्ट प्रावधान था कि मिलावटी, नकली, अमानक दवाओं के निर्माण, वितरण या भंडारण पर जो है सेक्शन 9A, सेक्शन 18, सेक्शन 27 के तहत कड़ी कार्यवाही का प्रावधान था। और बावजूद इसके आपने देखा होगा किस तरीके से छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिप नाम की कप सिरप बिकती रही। उसमें भी अब जांच में पाया गया था कि 48% डाइइथिलीन ग्लाइकोल उसमें मिला हुआ था और उसमें जो निर्धारित मापदंड थे उससे 500% ज्यादा उसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया था। अब सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद हमारे छिंदवाड़ा के 25-26 बच्चे, मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए और सरकारी सिस्टम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और बावजूद इसके कार्रवाई किस पर हुई, कार्रवाई क्या हुई? जो हमारे महान ड्रग कंट्रोलर, जो हमारे महान जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर थे, उनका केवल ट्रांसफर हुआ। मतलब यदि 25-26 मौतों की हम बात करें तो उसकी सजा ज्योति पटेल जी, आज अगर ये नियम बदला है तो उसके आधार में आप मानिए कि छिंदवाड़ा कांड भी है, छिंदवाड़ा में जो बच्चों की जान गई थी वो इसकी बड़ी वजह। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर लवलीन मंगला जी भी हैं। लवलीन मंगला जी, कोई गलत मेडिसिन, कोई गलत दवाई या कोई गलत सिरप क्या इंपैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डाल सकती है? थोड़ा सा दर्शकों को जरूर समझाइएगा। देखिए, दवाई कैसी भी हो, अगर कोई उसमें गलत चीज मिली हुई है या कोई उसके अंदर कोई गलत चीज, रॉ मटेरियल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो चीज ऐसी है जो पॉइजन कर चुकी है, तो हर तरह का पॉइजन वो आपको दिक्कत कर सकती है। कई सारे जो कॉफ सिरप्स होते हैं, इनमें कुछ इस तरह की दवाइयां भी होती हैं जो आपको थोड़ी सी नींद देती हैं। नींद से आपके फिर वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा रुक जाता है। कई बार जो हमारी गंदी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बढ़ जाती हैं, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है और कई लोगों को ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ज्यादातर लोगों को जो अभी रिसेंट हुआ था उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे, वो DEG एक मॉलिक्यूल था,
उसकी वजह से हमारे कई पे जो बच्चे थे उनके किडनीज विडनीज की खराब हुई हैं, की वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। कहीं ना कहीं वो एक रॉ मटेरियल गलत था या कुछ बनाने में कोई दिक्कत हुई या कुछ हुई, तो उसकी वजह से अब इन्होंने जो रेगुलेटरी एक्शन लिए हैं कि भाई विदाउट आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के कोई दवाई नहीं ले सकते। ये एक आम सी बात है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हम कोई इस तरह की दवाई यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी एक आइडिया होता है कि हाँ इस दवाई ये जो है ठीक तरह से काम ज्यादा अच्छा कर रही है, ये वाली कंपनी की थोड़ी सी कैसी कर रही है, कैसी नहीं कर रही है, उसका भी आइडिया थोड़ा सा रहता है। अगर डॉक्टर को पता रहेगा नहीं इससे दिक्कतें हो रही हैं तो वो उसको शायद बोल सकता है। और कहीं ना कहीं हर चीज, कोई भी आप दवाई है, आप ऐसे ओटीसी ओवर द काउंटर ले कहीं पे भी आपके लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण लवलीन जी सवाल आपसे ही है, अगर अमूमन कफ सिरप है या कोई चीज़ है, खांसी हुई, कुछ हुई, हम जाते हैं नॉर्मली एक कफ सिरप ले लेते हैं, ये भी तय बच्चे के लिए क्या होगा, किस लेवल के लक्षण हैं, उस हिसाब से भी ये सिरप तय होते हैं, और अगर गलत ले लिया जाए तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शरीर पर? बिल्कुल। मैं आपसे बहुत जल्दी सी बात करी कि बच्चों के जो सिरप होंगे और जो बड़ों के सिरप होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। हम ज्यादातर क्या करेंगे, अरे मैं 2 चम्मच लेता हूँ, तू बेटे बच्चे को आधी चम्मच पिला देना या आप 1 चम्मच पिला देना। लेकिन क्या आपको लगता है क्या वो दवाई दे भी सकते हैं बच्चे को कि नहीं दे सकते हैं? मैं खुद अगर किसी बच्चे को 6 साल से कम का बच्चा होता है तो मेरे को दवाई देने में मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी प्रैक्टिस, मेरी आदत में नहीं है, मैं नहीं दे पाता हूँ, तो मैं तो साफ साफ मना कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो जाएंगे वहां पे जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवा लेंगे, कुछ टैबलेट्स भी ले लेंगे, कुछ कॉफ सिरप भी ले लेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार वो 10-10 दिन 20-20 दिन महीना भर चलता रहेगा और वो खांसी के सिरप रंग बिरंगे, कोई लाल पीला नीला, जितने भी मार्केट में जितने सिरप होंगे दवाई की दुकान पे, आज अच्छा लाल वाला देते, आज पीला वाला देते, आज ये देते, और वो सब यूज कर लेंगे। लेकिन आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है, उसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिम्मेवारी आपकी खुद की भी है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, एक टाइम तक तो ठीक है, चलो भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन अगर 5-7 दिन से आपको खांसी ज्यादा हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात है, डॉक्टर के पास आपको जाना होगा, चेक कराइए। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, केवल सिरप की बात नहीं है, अभी भी हालांकि पहले से जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनको भी पर्चे पर ही केमिस्ट देता है या देना चाहिए, लेकिन अभी भी नॉर्मली मिल जाती हैं। ये दवाइयां भी आपके सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती हैं। आप अगर गलत तरीके से डोज ले रहे हैं तो भविष्य में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती हैं। समझाइएगा हमारे दर्शकों को प्लीज। सर मैं जी मैं समझाना चाहूंगा सर। सबसे पहली बात यह है कि आप नियम कोई भी बना दें, जब तक उस नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए लोग आपके पास ग्राउंड पे नहीं रहते, जैसा कि आपने बोला, आपके पास इनफ ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं है, आपके पास सीएमएचओ के पास झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ने की कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है उसको रोकें। एक हमारे आपने जो बोला एंटीबायोटिक और एंटी फंगल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे यहां से ट्राइकोफाइंटोन इंडोटीनिया करके एक नया फंगस डेवलप हो गया है जो पूरे देश को बदनाम करता है, क्योंकि विदेशों में उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि आप कोई भी नियम लगा दे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये कॉफ सिरप बिकने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि जो नॉन रजिस्टर्ड क्लिनिक हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड फार्मेसीज हैं, उसको बंद करने की आपकी ताकत कहां है? हमारे जबलपुर में एक ड्रग इंस्पेक्टर है जो पूरे जिले को देखता है, वो ड्रग लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पाते बेचारे टाइम पे, वो आपके क्या इंप्लीमेंट करेंगे नियम को? आप ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नियम बनाते हो जिसको आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जो अभी हम बात कर रहे हैं डीईसी की, जिसमें बच्चों की जान गई, उसमें तो डॉक्टर भी क्वालिफाइड था, उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी थी, उसमें दवाई लिखी भी गई, लेकिन उसमें जो दवाई के अंदर डीईसी मिलाया गया वो तेलंगाना से मिलाया गया, वो दवाई को पास कैसे किया गया यहां ड्रग कंट्रोलर द्वारा, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। तो मेरा कहना है इसको इंप्लीमेंट ही नहीं हो, ये सिर्फ बकवास है। सरकार अच्छे नियम बनाती है कि भाई आप लोग प्रेस वाले थोड़े शांत हो जाएं, ग्राउंड लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। ना झोला छापों को ये रोक पाते हैं, ना अनधिकृत क्लिनिकों को रोक पाते हैं, और ना ऐसी दवाइयों की बिक्री को। आखिरी बात, इसको बार कोड से बेचा जाना चाहिए। हर प्रिस्क्रिप्शन पे एक बार कोड होना चाहिए। एक बार बार कोड गया, वो प्रिस्क्रिप्शन का वैल्यू खत्म। नहीं तो एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे मैं 20 बोतल निकाल लूंगा और उसको बांट दूंगा। आप कैसे रोकोगे मेरे को? एक प्रिस्क्रिप्शन पे 20-20 बोतल बिकती है कि नहीं बिकती कॉफ सिरप की? एक प्रिस्क्रिप्शन एक बार बेचने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए। यह सिर्फ बार कोड से हो सकता है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही और वाजिब बात भी है, बिल्कुल व्यवहारिक भी नजर आता है ये। धाकड़ साहब, जितेंद्र धाकड़ जी, अब यहां पर फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। अगर जो ड्रग एसोसिएशन है, केमिस्ट एसोसिएशन है, वो ये ठान ले कि भाई हम केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाई देंगे, सिरप देंगे,
तो नियम लागू हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। सर नमस्कार, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। हम लोग तो हमेशा प्रयास ही करते हैं कि दवाएं जो है वो सारी प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाएं, और अधिकतम जगह जो है दवाएं जो है प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती हैं। लेकिन कई जगह जो है वो व्यवहारिक समस्या भी देखने में आती है। हर व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है। छोटी मोटी कोई समस्या है, सर्दी जुकाम है, तो उस समय जो OTC ओवर द काउंटर की जो शीशियाँ हुआ करती थी, सारप हुआ करते थे, उनको देने की परमिशन थी। आज जो है GSR 300 के माध्यम से जो है आज ये जो 1945 का जो एक्ट अपन ने चेंज किया है, उसमें चेंज करने के बाद में शेड्यूल के में जो अनुमति दी है, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को भी परेशानी आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो डॉक्टर साहब ने बोली कि गलती किसी और की है और उसमें आप नियमों में बदलाव कर रहे हैं, और इन नियमों में से बदलाव करने से रोक नहीं लगेगी, क्योंकि दवाई तो आप कह रहे हैं कि कुछ दवाइयों के लिए परमिशन थी, लेकिन अभी भी मेडिकल स्टोर पर एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, पर्चे के लोगों को मिल जाती हैं आराम से। अभी भी किसी भी शहर का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश के या नोएडा दिल्ली का जिक्र कर लें आप। नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत कम मात्रा होती है जहाँ पे जो है बिना पर्चे की एंटीबायोटिक दवाएं मिलती है। ऐसा नहीं कि हर जगह जो है एंटीबायोटिक दवाएं मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक समस्या भी ऐसी बन जाती है कि हर व्यक्ति जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, तो कुछ चीज़ों में कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक दवाएं जो है बिना पर्चे के माध्यम से मिलती हैं। चलिए, आपको लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं फिर आऊंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी। ये सवाल बहुत बड़ा है अभी जो उठाया अमरेंद्र पांडे जी ने, जो सवाल उठाया कि भाई आपके पास, मैं अमरेंद्र पांडे जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं आपके पास। अमरेंद्र जी। सर मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल बहुत कॉमन है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई मिलना ये अनकॉमन नहीं है। बड़े बड़े महानगरों में भी कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती। हर एंटीबायोटिक, हर पेन किलर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलता है। सिर्फ डर है नारकोटिक ड्रग्स का, क्योंकि उसमें सीधे जेल होती है। जो डर आपने नारकोटिक ड्रग्स का पैदा करके रखा, वो आप जब एंटीबायोटिक और कॉफ सिरप में तब तक नहीं लाते जब तक ये दवाइयां धड़ल्ले से मिलती रहेंगी। डॉक्टर के पास आदमी बाद में जाता है जब केस बिगड़ जाता है, पहले वो जाके दुकान से ही दवाई खरीद के चना मूंगफली टाइप खरीदता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं आता वो डॉक्टर के पास। शायद नींद की दवाई ऐसी है जो जरूर शायद काउंट होती है कि आपने कितनी, आपको पास आई, आपने कितनी बेची और कितने प्रिस्क्रिप्शन पर आपने दी हैं, उसका जरूर शायद कैलकुलेशन होता है। प्रेम व्यास जी, बात वहीं आ जाती है, आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, और जो मैकेनिज्म है वो करप्शन में डूबा हुआ है। लागू कैसे कराएंगे, अप्लाई कैसे कराएंगे आप? देखिए, दोनों बातें हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जिस बात का उल्लेख करा उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है और जागरूकता की, तो उन दोनों के लिए सरकार कार्य कर रही है। अगर 500 जन औषधि केंद्र बनते हैं, अगर लगभग 1442 PHC है और लगभग 348 सामुदायिक केंद्र है जो गांवों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद उमंग टोल फ्री उमंग, और उसके बाद वो 1800 180 80 ये टोल फ्री नंबर भी है। तो कहीं भी मेडिसिन की आवश्यकता होती तो आप सर्टिफाइड दुकान पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ है कि जो बार बार बात की जा रही है, मुझे बताइए ना, अगर कहीं पर भी किसी भी राज्य में कोई ड्रग बनता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उस राज्य की होती है, क्योंकि उस राज्य को अनुमति देना होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, लाइसेंस होता है, उसके बाद में अटेस्टेड होता है, वो सेल्फ सर्टिफाइड होता है, और उस राज्य की भूमिका तय करने के पश्चात वो अन्य राज्यों में जाती है। जो सिर्फ छिंदवाड़ा में आया था तो सर्वप्रथम जिम्मेदारी किस राज्य की थी और वहां पर कितने DI पे कार्रवाई हुई? यहाँ पर तो निरीक्षण प्रणालियां लागू हुई, DI पे भी कार्रवाई हुई। नहीं, दूसरे पर आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी ना प्रेम व्यास जी। जिस तरह से कार्रवाई की गई, हाँ, जागरूकता अभियान भी जब चलाया गया पुलिस द्वारा भी, और ये प्रदत्त किया गया कि किसी भी तरह से अवैध तरीके से कोई सिरप कहीं पर ना बेचे जाए। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई की है। प्रेम व्यास जी, आपने दूसरे स्टेट पर डाल दिया कि जहां दवाई बनी थी। ज्योति पटेल जी, यहाँ के भी तो कई डॉक्टर्स या कहें कि एक पूरा सिस्टम उसमें शामिल था जो इस पूरे कहें तो इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार था, छिंदवाड़ा। ज्योति पटेल। देखिए प्रशांत जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर तक और पूरा स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएगा, तब तक ये समस्याएं, ये त्रासदियां होती रहेंगी। और देखिए मैं डॉक्टर अमरेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डॉक्टर प्रवीण सोनी जो छिंदवाड़ा में थे, वो तो शिशु रोग विशेषज्ञ थी, उसके बाद भी उन्होंने जहरीली दवा अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी। और मैं एक बात और आज जिक्र करना
करना चाहूंगी सीएजी रिपोर्ट का। सीएजी रिपोर्ट ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दी जा रही हैं उस पर भी उनकी नाकामियों पर भी उन्होंने ठप्पा लगाया है। उन्होंने ये बताया, सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि आपने 2017 से लेकर के 2024 तक 2.25 करोड़ रुपए की अमानक दवाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंधित थी, मानव के लिए, मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित थी, उन दवाओं को आपने खरीदा भी और अस्पतालों तक, सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। तो इस तरीके की सरकारी लापरवाही और सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी, सरकारी लापरवाही, सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार, ठीक बात है आपने कहा। डॉक्टर लवलीन मंगला जी, यहां पर जरूरत लोगों को भी अवेयर करने की, ये बताना जरूरी, लोगों को समझाना भी जरूरी है कि भाई जो नियम बने वो आपके लिए, अगर आप गलत सिरप ले लेंगे तो आपकी जान को भी खतरा है, आपके बच्चों की जान को भी खतरा है, तभी शायद कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसा नहीं खांसी की जो सिरप लिया हुआ है कि उसकी वजह से अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे जैसे आपने बताया दवाइयाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। दवाइयाँ और कोई भी किसी भी तरह की दवाइयाँ बहुत आराम से हमारे यहाँ मिल जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके जो साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल है वो या वो किस तरह देनी है किस तरह नहीं देनी है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाली कॉफ सिरप की नहीं, और उसमें हमें भी खुद, ठीक है मैं मानता हूँ सिस्टम की भी जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी है, केमिस्ट की भी जिम्मेवारी है, लेकिन खुद जो ले रहा है उसकी भी एक जिम्मेवारी है। उसको भी समझना चाहिए कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ वो कितनी सही है, क्या वो कहाँ बनी है, क्या क्वालिटी की है। आप खाते पीते भी हैं तो कोई अच्छी जगह देखते हैं, आप अपना एक कपड़ा पहनते हैं तो भी आप देखते हैं कि यार ये कितने की शर्ट है कितने की नहीं है। ऐसे दवाइयों का भी कुछ हो सकती है, ठीक है, रेगुलेशंस होने चाहिए, रेगुलेशंस ठीक है, कुछ ना कुछ गलती उनसे हुई है जरूर और जिसकी वजह से किसी जानों का लॉस हुआ है, लेकिन खुद मरीज की भी अपनी एक जिम्मेवारी है कि हमें किस टाइम के बाद अब हमें पता होना चाहिए कि नहीं हमें किसी डॉक्टर को या कहीं पे हमें दिखाने की जरूरत अब है। कि ये नहीं कि बस हम दवाई लेते जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, खांसी हो रही है, महीना भर हो गया खांसते हुए, 2 महीने हो गए बुखार आते आते। ये कोई तरीका थोड़ी ना है, आप खुद ही सोचिए कि आपको 1 महीना खांसी हो रही है, 1 महीने बुखार हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छी बात आपने की। अमरीन पांडे जी, एक और सवाल उठता है, आप डॉक्टर हैं और लवलीन जी भी डॉक्टर हैं, लेकिन सवाल मेरा आप लोगों पर नहीं बल्कि सवाल ये कि भाई कई बार डॉक्टर ऐसा भी होता है कि ज़रूरत 2 मेडिसिन की है, 2 टैबलेट की है, लेकिन लिख ज़्यादा दी जाती है, एक परसेंटेज बढ़ जाता है आपका, कई बार मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हुआ, उस पर भी ध्यान देने की दरकार है। सर मैं यही सिर्फ बताना चाहूंगा, जो इस डॉक्टर को हम ब्लेम कर रहे हैं, हम उसको इसलिए ब्लेम करके हमने थपड़िया के जेल में भेज दिया क्योंकि वो कमजोर था, उसको हम भेज सकते थे। हमने आईएएस ऑफिसर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जो ये साहब बोल रहे थे तेलंगाना में जाके भैया हमने वो तेलंगाना वाले पे एमपी में हमको एफआईआर, आपको जो करना था आप करते, बट आपने डॉक्टर को जेल में डाल के स्कैरक्रो टाइप दिखा दिया कि हमने एक्शन ले लिया। ये कंपनियां जो डॉक्टरों को बिगाड़ती हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला एमआरपी के ऊपर रोक लगाना तो सरकार के हाथ में है। अगर तुम किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 10 रुपए रखते हो और एमआरपी उसकी 200 रुपए रखते हो तो वो 180 रुपए के मार्जिन पे वो डॉक्टर को फॉरेन भी ले जाएंगे, वो डॉक्टर को सोना चांदी भी देंगे। ये तो करप्शन तुम्हारी दवाई कंपनियां चालू करती है ना। उसके बाद वो दवाई कंपनी तुम्हारे सरकार के सरकारी बॉन्ड खरीदती है, तुम्हारे सरकार को, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं भाई, वो तुम्हारे सरकार को पैसा देती है। ये गोरख धंधा तो तुम ही चलने दे रहे हो। अगर तुम दवाई की कंपनियों पर भी लगाम लगाने की दरकार है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, और चूंकि अच्छी बात है, बदला है नहीं, माफी चाहूंगा सर, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई और कुछ मैं कहूंगा कि अच्छी बातें भी निकल कर आई हैं। इन्हें जरूर ध्यान में रखना होगा, आम जनता को भी अवेयर होने की दरकार है कि मेडिसिन अगर आप अपनी तरफ से ले रहे हैं तो वो आपको और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।